तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की। एक कहानी जो हमें सिखाएगी कि असली मुकाबला और सच्ची दयालुता क्या होती है, और हाँ, सफलता का वो असली वाला राज क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है आनंद गांव से। यहाँ एक ऐसा बावर्ची था जिसे अपनी कला में महारत हासिल थी। मतलब छोटी से छोटी चीज का भी वो इतना ध्यान रखता था कि बस पूछिए मत। और ये बावर्ची था सौरभ। पिछले 10 सालों से गांव में छोले भटूरे का अगर कोई बेताज बादशाह था तो वो यही था। मतलब उसकी बनाने की तरकीब का कोई जवाब नहीं था। इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाता था कि लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर खिंचे चले आते थे। सच कहें तो उसका हुनर वाकई लाजवाब था। लेकिन सिर्फ हुनर से क्या होता है ना। सौरभ कंजूस होने के साथ साथ बहुत बदतमीज भी था। और उसकी सबसे बड़ी ताकत गांव का प्रधान, जो कि उसका जीजा भी था। पर कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला था, क्योंकि गांव में दस्तक देने वाला था एक नया परिवार। ये थे मिथिलेश, उनकी पत्नी मधु और उनका बेटा पिथु। बेघर, बिना किसी सहारे के, बस आंखों में एक छत की उम्मीद लिए वो लोग आनंद गांव पहुंचे थे। अब मदद की उम्मीद में ये लोग पहुंचे गांव के प्रधान के पास, और प्रधान ने उन्हें रहने के लिए सरकारी जमीन का एक टुकड़ा दे दिया। देखिए, ये एक छोटी सी मदद थी, पर कहानी का पूरा रुख यहीं से बदलने वाला था। अब हुआ ये कि सौरभ की दुकान पर लगी भीड़ देखकर मिथिलेश की पत्नी ने एक आइडिया दिया। क्यों ना हम भी अपनी छोले भटूरे की दुकान खोलें? क्या पता उस कमाई का थोड़ा सा हिस्सा हमें भी मिल जाए। और बस यहीं से शुरू होती है एक टक्कर। एक ऐसी टक्कर जो सिर्फ खाने की नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग सोच की भी थी। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था सौरभ, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसे पर था, और दूसरी तरफ था मिथिलेश, जो इंसानियत और अच्छे व्यवहार को तवज्जो देता था। और गांव वालों को ये फर्क साफ नजर आ रहा था। तो हुआ ये कि जैसे जैसे मिथिलेश की दुकान चलने लगी, सौरभ का धंधा बैठने लगा। अब जब कारोबार चौपट होने लगा तो वो भागा भागा गया अपने ताकतवर जीजा के पास। कहते हैं ना, कभी कभी कामयाबी ही दुश्मन बन जाती है। मिथिलेश के साथ भी यही हुआ। उसकी सफलता ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। अब वो सीधा सीधा सौरभ और प्रधान के निशाने पर आ चुका था। और अब कहानी में एक और मोड़ आता है। प्रधान और सौरभ दोनों पहुंचते हैं मिथिलेश के पास, लेकिन इस बार बात करने के लिए नहीं, बल्कि एक आखिरी चेतावनी देने के लिए। उन्होंने मिथिलेश को साफ साफ धमकी दी कि अपनी दुकान बंद कर दो। बस एक बार फिर उस बेचारे परिवार पर बेघर होने का खतरा मंडराने लगा था। ठीक उसी रात जब वो परिवार पूरी तरह से निराश था, एक अजनबी भागता हुआ उनके पास आया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मधु ने एक पल भी नहीं सोचा और उस आदमी को अपनी झोपड़ी में छिपा लिया। मधु ने पूछा, तुम कौन हो? और उस आदमी का जवाब सब कुछ बदलने वाला था। उसने बताया, मेरा नाम जगदीश है। और ये कोई मामूली नाम नहीं था। जगदीश एक डाकू था, बदनाम लेकिन उसूलों वाला, जो जालिमों को सजा देता था और बेबसों की मदद करता था। जब जगदीश को प्रधान की ज्यादती के बारे में पता चला तो उसने वादा किया कि वो उसे सबक सिखाएगा। और जगदीश ने अपना वादा निभाया। अगली ही सुबह सौरभ घबराया हुआ भागा भागा मिथिलेश के पास आया। सोचिए, जिस आदमी को कल तक वो धमका रहा था, आज उसी के सामने अपने जीजा की जान की भीख मांग रहा था। लेकिन मिथिलेश और मधु का दिल देखिए। उन्होंने बदला लेने के बारे में सोचा तक नहीं, बल्कि वो जगदीश के पास गए और प्रधान के लिए रहम की भीख मांगी। ये बताता है कि वो कितने बड़े दिल वाले थे। अब सोचिए, जिन लोगों को वो बर्बाद करना चाहता था, उन्हीं को अपने लिए दया मांगते देख प्रधान का दिल पिघल गया। उसे अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ। और बस यहीं पर सारी दुश्मनी खत्म हो जाती है। प्रधान का घमंड टूट जाता है और मिथिलेश का परिवार हमेशा के लिए उस गांव में सुरक्षित हो जाता है। उन्होंने अपनी जगह सिर्फ हुनर से नहीं, बल्कि अपने अच्छे व्यवहार और इंसानियत से बनाई थी। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? शायद यही कि सफलता का असली राज खाने में नहीं, बल्कि खिलाने वाले के दिल में होता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली दौलत क्या है? कामयाबी का स्वाद या फिर इंसानियत का स्वाद?